गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सीखेंगे रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये यूनिट 3 है, राइट। यूनिट 3 में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है पार्टनरशिप फर्म का, और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, राइट। चलिए, तो इसमें अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले एक चार्ट का डिस्कशन करते हैं। उस चार्ट में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ये चार्ट देखिए क्या कहता है हमारे पास। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या प्रोसेस है, पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कंसीक्वेंसेस क्या होंगे अगर हमने फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के क्या कंसीक्वेंसेस होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एंड डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। यानी फर्म को बंद किया जा रहा है, एक जहाँ पे कोर्ट बीच में आ रही है, जहाँ पे कोर्ट की वजह से फर्म को बंद करना पड़ रहा है, और एक जहाँ पे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट यानी किस किस सिचुएशन में बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है। तो एक तो हमने सिंपल पढ़ा था पहले भी कि अगर म्यूचुअली पार्टनर एग्री हो जाएं और अगर वो पार्टनरशिप एट विल डिसाइड करते हैं, तो जब म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाए तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। और एक दूसरा है हमारे पास डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और कंपलसरी डिसोल्यूशन। इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे। कुछ ऐसा एक्ट कर देती है फर्म जिसमें आपको अपनी फर्म को कंपलसरी क्या करना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑन दी हैपनिंग ऑफ सम सर्टेन कंटिजेंसी। हो गई, कुछ ऐसी घटना घट गई जिसमें हम ना चाहते हुए ही बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। और एक है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, राइट। इन्हीं चीज़ों को हम लोग डिटेल से आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का क्या प्रोसीजर है हमारे पास। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का क्या प्रोसेस है हमारे पास, देखो। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हमें देना पड़ता है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रार को आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रार आरओसी की साइट पे जाएंगे जो कंपनी को डील करता है, पार्टनरशिप फर्म को भी डील करता है। एमसीए की साइट पे आप जाएंगे और वहाँ पे आप अपना क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक नॉमिनल फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उस फ़ी के थ्रू आप बताएंगे आपकी फर्म का नेम क्या है, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, आपका नेम ऑफ अदर, अगर कोई और साइड बिजनेस आप कर रहे हैं तो वो बताइए, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, ये सब बताइए। यानी कुल मिला के आपको कुछ 5-6 डिटेल पूछी जाएंगी। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म कितनी रखना चाहते हैं आप, इन सब डिटेल को लेकर के आरओसी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, राइट। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस कहता है द स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स और बाय देयर एजेंट स्पेशली ऑथराइज ऑन दिस बिहाफ। अब जाहिर सी बात है जितने पार्टनर हैं, अगर वो पार्टनर सारे एग्रीमेंट में कंसेंट अपनी दे देते हैं, या फिर उनके थ्रू जो एजेंट है वो अपनी कंसेंट दे देता है, तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड कर लेगा। ओके, अब एक मेन चीज़ क्या है, द फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब नेमली क्या लिखा हुआ है कि स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करा रहे हैं तो इन सब वर्ड्स को आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। ये मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। कई सारी फर्म्स हमारे पास ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड है, उसका हम कंसीक्वेंस अभी आगे देखेंगे कि अगर आप फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं उसका क्या कंसीक्वेंस। तो कोई लोग क्राउन लगा लेते हैं, एम्प्रेस लगा लेते हैं, किंग लगाते हैं, क्वीन लगाते हैं, रॉयल लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में मना है। लेकिन आगे कहता है एक्सेप्ट व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सिग्निफाइज इट्स कंसेंट टू यूज सच वर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फर्म नेम बाय द ऑर्डर इन राइटिंग। हाँ, लेकिन अगर आपके फर्म नेम में ही ऐसी कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको अगर गवर्नमेंट परमिट कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। चलिए, तो ये हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल तरीके से देख लिया। एनालिसिस वाला पार्ट आप पढ़ लेना अपने आप, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ओके, अब थोड़ा सा ये वाला पैरा देखते हैं। हमारे पास सेक्शन 59 क्या कहता है रजिस्ट्रेशन के लिए। व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58 जो ऊपर हमने पढ़ा has been fully complied with, he shall record an entry of the statement in register called register of the firm and shall file a statement. The firm when registered shall use the bracket registered immediately after his name, आफ्टर इट्स नेम। बिल्कुल, तो जैसे ही रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए, वेरीफाई हो गए, तो आपको एक डॉक्यूमेंट, आपको एक स्टेटमेंट, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसके थ्रू आप माने जाएंगे कि आप एक रजिस्टर्ड फर्म हैं, राइट।
अच्छा, एक प्रोसेस हम लोग पढ़ लेते हैं, लेट रजिस्ट्रेशन फीस का क्या इशू है। लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। इफ स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म इज नॉट सेंट और डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार विद द टाइम स्पेसिफाइड सेक्शन 58, देन द फर्म शैल बी रजिस्टर्ड on a payment of registrar on the penalty 1000 रुपी पर डे और डिले ऑन द पार्ट। अब इसमें क्या हुआ है कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया पार्टनरशिप फर्म का और कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे आरओसी मांगता है और आरओसी कहता है कि आपको एक स्टुपुलेटेड टाइम में 10 दिन में 20 दिन में वो डॉक्यूमेंट देना और आप नहीं दे पाते, तो जाहिर सी बात है वो पेनल्टी पहले आप पे कीजिए, फिर आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब वो पेनल्टी यहाँ पे लिखी हुई है 1000 पर डे, यानी जितना आप डिले करते हैं उतना डिले का आपका 1000 रुपीज़ पर डे चार्ज लगेगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अभी तो मैंने पढ़ा है कि रजिस्ट्रेशन करा लिया, कैसे करा लिया, रजिस्ट्रार के थ्रू हम गए, लेकिन कई सारी फर्म्स क्या हैं, नॉन रजिस्टर्ड हैं। कई सारी फर्म ऐसी चल रही हैं इंडिया में जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। तो उसका हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 69 बताता है कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड फर्म। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड ही कराएं। पहला इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी लो। यानी आप कानून की नज़रों में कोई हो ही नहीं, तो आपकी सुनवाई नहीं सुनी जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं सुनी जाएगी। और अगर को पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी से शिकायत है तो आपकी कोई सुनवाई यहाँ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपका एंटिटी होना ज़रूरी है और एंटिटी आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है। तो कुल मिला के आपका कोई सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, आपस में भी और किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी आप क्लेम नहीं कर सकते। पहला ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा क्या लिखा हुआ है देखिए, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। अब यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं क्या मतलब इसका। इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय थर्ड पार्टी, अब किसी थर्ड पार्टी ने फर्म पे क्लेम कर दिया, देन नीदर द फर्म नॉर द पार्टनर कैन क्लेम set of any in suit be valued for more than 100 or pursue or other proceeding to enforce the right arising any contact। अब देखिए ये भी कितना नेगेटिव पॉइंट हो गया। किसी थर्ड पार्टी ने फर्म पे केस कर दिया, फर्म वो कह रहा है कि मुझे फर्म से 10,000 रुपये लेने, और आप कोर्ट से कह रहे हो कि भैया हमें भी इससे 5,000 रुपये लेने, आप 5,000 रुपये कम करा दो, तो सेट ऑफ भी नहीं करवा पाओगे। आप देख रहे हो, सेट ऑफ भी नहीं करा पाओगे आप, ये रिलीफ भी आपके पास ख़त्म, आपको पूरा उसको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। और सेट ऑफ अलाउ कितना है देखो, सिर्फ 100 रुपीज़, राइट। चलिए, थर्ड प्रॉब्लम क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन का। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है, एग्रीड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर पार्टनर में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक और नेगेटिव पॉइंट। क्लियर? चलो, फोर्थ क्या है, थर्ड पार्टी कैन शू दी फर्म। हाँ, थर्ड पार्टी को बेनिफिट दिया जा रहा है, उसे ये मतलब नहीं है क्योंकि भाई वो तो अपनी जगह सही है। तो थर्ड पार्टी फर्म पे केस कर रही है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, आप फर्म पे केस नहीं कर सकते। लेकिन अब हम देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव में, एक्सेप्शन ऑफ द अबव केसेस, यानी नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट, यानी कुछ राइट रिजर्व हैं। पहला, राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू शू। अभी हमने देखा थर्ड पार्टी फर्म पे या पार्टनर पे केस कर सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। दूसरा, राइट ऑफ पार्टनर टू शू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ अ डिजॉल्व फर्म और रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिजॉल्व फर्म। यहाँ पे क्या लिखा, राइट ऑफ पार्टनर टू शू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। हाँ, पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए दावा कर सकता है, इसमें उसके राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड ब्रिंग एन एक्शन। ऑफिशियल असाइनी जो होते हैं, जो किसी के थ्रू अपॉइंट होते हैं या वो रिसीवर हो किसी कोर्ट के थ्रू आते हैं, उनके राइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास पूरे राइट हैं चाहे फर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। राइट टू शू और सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ शू डज नॉट एक्सीड, वही 100 रुपये तक में हम सेट ऑफ कर सकते हैं। और नेक्स्ट, राइट to shoot the proceeding instituted by legal representative of hire of the deceased partner of a firm for account of the firm to realize the property of the firm। अब देखिए, राइट टू शूट हमने पार्टनर को नहीं दिया, लेकिन अगर पार्टनर डाई कर जाता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमने राइट दिया है कि वो फर्म के अकाउंट से उस प्रॉपर्टी को रिकवर
कर सकता है। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन हो गया, यानी यहाँ पे नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई हार्म नहीं पहुँच रहा, चाहे वो सामने वाली पार्टी हो, चाहे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर ऑफिशियल असाइनी हो। क्लियर? नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहली बात हम ये देख लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दोनों में फ़र्क है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका पहले डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है। क्या है देखो, पहले अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस किस में हो पाएगा? इट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। भैया जब फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो फिर पार्टनरशिप का तो बिजनेस ही बंद हो गया। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व ओनली डिसोल्यूशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। यहाँ पे तो भैया पार्टनर्स का आपस में कुछ चेंज हुआ है, पार्टनर कुछ आए हैं गए हैं, कुछ बदले गए हैं, लेकिन फर्म अभी बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिजनेस में कंटिन्यू, बिजनेस में कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसी पॉइंट में, वाइंडिंग अप, इट इन्वॉल्व वाइंडिंग अप द फर्म एंड रिक्वायर रियलाइजेशन ऑफ एसेट। बिल्कुल, अब जब फर्म ही बंद हो गई, बिजनेस ही बंद हो गया तो सारे एसेट बिकेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इन्वॉल्व ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिक्वायर ओनली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहाँ पे रिवैल्यू होंगे, यहाँ पे रियलाइज नहीं हो रहे, यहाँ एसेट्स लायबिलिटी बेचे नहीं जा रहे। ठीक। थर्ड, ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या आ सकता है, अ फर्म में बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फर्म डिसॉल्व कब हो सकती है, फर्म का ऑर्डर आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। ये तो आपस का पार्टनर का डिस्कशन है कि वो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं। स्कोप, इट नेसेसरली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट नेसेसरली इन्वॉल्व, अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो ही गया ना। जब फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनर्स तो आपस में ही बिजनेस को बंद करेंगे ही। इट मे और मे नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि फर्म बंद हो, राइट। फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक, यहाँ पे फाइनल क्लोजर बिल्कुल होगा, यहाँ पे फाइनल क्लोजर होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेटलमेंट की बातें की जा रही हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन, जिसका डिस्कशन हमने चार्ट में किया था। अब हम उसको डिटेल से यहाँ पे देखते हैं। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, किस किस तरीके से फर्म बंद हो सकती है, यानी हम बिजनेस के बंद होने की बात कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं। तो कब कब हो सकता है, पहला डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट बीच में नहीं आ रही है, रीज़न कुछ और है। पहला एग्रीमेंट, रीज़न क्या है, एग्रीमेंट, भाई दो पार्टनर थे, दोनों ने बोला यार अब बिजनेस को बंद करो, हमसे चलाई नहीं जा रही, पार्टनरशिप फर्म को बंद करो। तो एक तो ये हो गया, म्यूचुअल डिस्कशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया। दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंपलसरी डिसोल्यूशन क्यों करना पड़ रहा है, ऐसी क्या आन पड़ी, तो देखो जरा यहाँ पे, अ फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व, पहला द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर बट वन एज इंसॉल्वेंट, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और ऐसा लगता है कि आगे पार्टनरशिप फर्म का चल पाना मुश्किल है। बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू कैरीड ऑन बाय पार्टनर टू कैरी ऑन। लो जी, कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे आप आगे बिजनेस नहीं कर पाओगे, ये आपको पता चल गया, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है क्या हो जाए, कंपलसरी डिसोल्यूशन। क्लियर? अच्छा, थर्ड केस क्या हो सकता है और सिचुएशन क्या हो सकती है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। अब कोविड-19 का समय चल रहा है, 2020 में कोविड-19 चला, 2021 में चला, अब पता नहीं कब तक चलेगा, तो इस वजह से कई सारी फर्म बंद हो गई। तो ऐसी कंटिजेंसी होने की वजह से पार्टनरशिप फर्म क्या, बहुत सारी कंपनियां भी बंद हो गई, तो इसे हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। अच्छा, अब इसमें ज़रा देखते हैं इस चार्ट में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। वेयर द फर्म इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, तो यहाँ पे हो सकता है वो कंटीजेंसी हो गई और इवेंट आ गया, भाई अब ख़त्म करो। वेयर द फर्म इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग देन कंप्लीशन देयर ऑफ, अब वो काम ही खत्म हो गया। बाय डेथ ऑफ द पार्टनर हो गया और कोई एक पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। ये सारी कंटिजेंसी है जो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं करते, लेकिन हो जाती है, तो हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा, फर्म को बंद करना पड़ेगा। अच्छा, और सिचुएशन क्या हो सकती है, फोर्थ हमारे पास सिचुएशन क्या कहती है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। लो जी,
एट विल की पार्टनरशिप थी, स्वेच्छा से हमने खोला था, स्वेच्छा से बंद करना चाहते हैं, तो वेयर द पार्टनरशिप इज at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice and writing to other partners of the intention to dissolve the firm। लो जी, कोई एक पार्टनर कह रहा है भैया मैं तो कंटिन्यू नहीं करूंगा, अगर चाहो तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करो, तो ऐसा हो सकता है कि पूरी पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाए। ये सारे केसेस हैं। अब हम लोग देखते हैं डिसोल्यूशन जहाँ पे कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से, यानी कहीं ना कहीं कोर्ट पे बात चली गई और कोर्ट ने बोला भाई ये जो आप कर रहे हो सही नहीं है, इसमें आप बंद करना ही पड़ेगा आपको। तो ये कहीं ना कहीं गलती के पॉइंट है। जैसे पहला अनसाउंड माइंड हो गया पार्टनर, लो जी अब जैसे दो ही पार्टनर थे, एक पार्टनर इंसैनिटी हो गई, अनसाउंड माइंड हो गया, लुनेटिक हो गया, ड्रंकर्ड हो गया, कुछ ऐसी घटना घट गई पार्टनर के ऊपर, दूसरा पार्टनर नहीं चला पाएगा, ठीक है, तो बंद करो, कोर्ट कह रहा है। परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई कि सामने वाला पर्सन अब कोई कैपेबल ही नहीं है, डिसीजन ही नहीं ले सकता, फिजिकली डिसेबिलिटी हो गई, इलनेस हो गई, तो बंद करो। मिसकंडक्ट, कुछ आप ऐसा काम कर चुके हो जिसमें आपको माफ़ करने के लायक ही नहीं हो, मिसकंडक्ट कर दिया है आपने, तो कोर्ट कह रहा है जी ऐसे काम करने से अच्छा है आप अपने बिजनेस को बंद करो। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, लो एग्रीमेंट या तो पार्टनर के बीच का ऐसा एग्रीमेंट, या जो रजिस्ट्रार ने आपको बोला कि ऐसा नहीं करना ऐसा करना, आप वही चीज़ें कर रहे हो, तो बार बार कोर्ट के पास से बात जा रही है, तो भैया फिर आप अपनी चीज़ें बंद करो, आप बिजनेस बंद करो। ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है, जैसे एम्बेजलमेंट आप कर रहे हैं, कीपिंग एरोनियस अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फ्रॉडलेंट कर रहे हैं, तो कुल मिला के आप गलत काम करोगे तो बार बार शिकायतें आपकी कोर्ट नहीं सुनेगा। होल्डिंग मोर कैश एंड अलाउड, ज़्यादा कैश स्टोर करते हो जो कि इनकम टैक्स भी मना करता है। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट डिस्पाइट रिलेटेड रिक्वेस्ट, अब भाई कोई आपसे अकाउंट्स मांग रहा है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना चाह रहा है, आप उसको दिखा नहीं रहे, तो इन सब सिचुएशन में आपको कोर्ट बोल सकता है भाई बंद करो। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इस केस में क्या हो सकता है, वेयर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर शोइंग हैज़ ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी और हैज़ अलाउड हिज शेयर टू बी charged or sold by the court in the recovery of area of land revenue due by partner, the court may dissolve the firm at the instance of any partner। अब यहाँ पे क्या है, वेयर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर शोइंग, भाई दो पार्टनर में आपस में झगड़ा हो गया है ना, तो एक पार्टनर क्या कर रहा है, हैज़ ट्रांसफर द होल ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड पार्टी हैज़ शेयर्ड इन हिज टू बी चार्ज सोल्ड बाय द कोर्ट रिकवरी ऑफ द एरियर, और उसने बोला भैया मैं तो सारा पैसा लेके छोड़ूंगा, मैं अपना सारा रेवेन्यू इस पर्सन से लेके छोड़ूंगा, तो फिर आप कहाँ बच पाए, फिर आप उसको चुकाने में ही सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो इस सिचुएशन में भी आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद होने के कगार पे आ गई। कंटिन्यूस परपेचुअल लॉसेस है, भाई बंद करो, इससे बढ़िया क्या करो आगे तक। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड का मतलब होता है ऐसे और गंभीर कारण जिसमें आपका बंद होना ही ठीक, जैसे मैनेजमेंट ही ख़राब हो गया जी, ठीक है ना, पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े रुक ही नहीं रहे हैं, ठीक है, आपस में बात नहीं करते, आप लॉस ऑफ सब्सट्राम, आप अपना मुद्दा ही भूल चुके हैं, ऑब्जेक्ट ही भूल चुके हैं, गैम्बलिंग शुरू कर दी है आपने, बिजनेस करते थे प्रॉफिट हो नहीं रहा, जुआ उआ करने लग गए, तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरे केस हो गए। तो ये चार्ट हमारे पास यही समरी चार्ट है, तो ये चार्ट हमारे पास पूरा एक कवर कर रहा है डिसोल्यूशन का। देखो कंडक्ट कोर्ट की वजह से, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की वजह से हो सकता है, विदाउट कोर्ट की वजह से हो सकता है। भाई कोर्ट कब कब बोलेगा, भाई इंसैनिटी हो गई, मिसकंडक्ट हो गया, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो गया, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कंटिन्यूस लॉस कर रहे हो, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है, राइट। कोर्ट नहीं आया बीच में, लेकिन फिर भी हो सकता है, ये कौन कौन से केस हो सकते हैं, ये वाले केस हो सकते हैं। भाई आप म्यूचुअली डिसाइड कर लो, आप म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रहे हो, कंपलसरी डिसोल्यूशन होना ही पड़ेगा, कोई ऐसी इवेंट घटना घट गई, या नोटिस के थ्रू पार्टनर बोल रहा है कि भाई बंद करो, ये बेकार है सब झमेला, राइट। अभी तक तो हमने देखा डिसोल्यूशन के केसेस में क्या क्या पॉइंट हैं, अब हम ये देख रहे हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म बंद ही होने आ गई पार्टनरशिप फर्म, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों, तो इससे क्या चीज़ें होंगी, कौन सा काम अब हमें करना पड़ेगा। पहला, लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर कोई ऐसा एक्ट हमने कर दिया जो डिसोल्यूशन के बाद है, तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, उसकी क्या जिम्मेदारी है। देखो क्या कहता है प्रोविजन, notwithstanding the dissolution of a firm, the partner continue to be liable, लो जी, पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल हैं एज सच टू थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम विच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म इट डन बिफोर द डिसोल्यूशन अंटिल पब्लिक नोटिस गिवन। देखो जी, डिसोल्यूशन हो गया, आप फिर भी कोई एक्ट करते हो, आप लाइबल हो। पब्लिक नोटिस दिया नहीं ना आपने, पब्लिक नोटिस आप दे दीजिए, सबको पता चल जाइए फर्म बंद हो गई है, उस डेट से फिर आपकी लाइबिलिटी ख़त्म।
provided that state of the partner who dies or who is adjudicated as insolvent, or of a partner who, not having been known to the person dealing with the firm to be partner, retire from the firm, is not liable under the section or fact done after the date on which he ceased to be a partner. भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो कोई पार्टनर अगर कोई डाई कर जाता है, तो इंसॉल्वेंट कर जाता है, तो उसकी जो स्टेट है, उसका जो नॉमिनी है, जो भी उसका है, उसको क्या देखने को बोल रहा है, फ्रॉम नॉट लायबल अंडर द सेक्शन एक्ट डन आफ्टर द डेट ही सीजेस टू बी पार्टनर। भाई डिसोल्यूशन से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने फर्म को छोड़ दी उसके बाद के एक्ट जो करोगे बाकी पार्टनर लायबल होंगे। जो पार्टनर डिसीज कर गया उसकी लायबिलिटी वहाँ पे ख़त्म, राइट। एक तो ये कंसीक्वेंस हम लोगों ने देखा। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना चाहिए हमको। क्या? However, there are exception to the rule stated above example, that is even where notice of the dissolution has been given। मैंने बताया पब्लिक नोटिस आप दे दीजिए तो आपको बच जाएंगे आप, यानी पब्लिक को पता चलेगा कि पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो गई, इससे कोई कॉन्टैक्ट करना ठीक नहीं है। देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑफ द सब्सिक्वेंट एंड एक्ट इन द गिवन केस। देयर विल बी नो लायबिलिटी फॉर द सब्सिक्वेंट एक्ट इन द गिवन केस। स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर देखा हमने अभी, इंसॉल्वेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है, और अ डॉर्मेंट पार्टनर, अ पार्टनर हु वाज नॉट नोन एज पार्टनर टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म। इसका मतलब ये वो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे पब्लिक नोटिस देने के बाद इनकी लायबिलिटी खत्म। देयर आर exception of the rule stated above, that is even where the notice of dissolution is given there will be no liability of subsequent, यानी इनके ये exceptions हो गए, राइट। चलिए, अच्छा, और लॉ क्या कहता है? बी, राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस बाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। लो जी, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो ही रही है तो यहाँ पे पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस के एसेट्स को बांटने के लिए, बिजनेस के एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लेम कर सकता है। राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस बाउंड अप, और भैया बिजनेस को बंद करो, एसेट्स लायबिलिटी पे आउट करो, और जो जिसका बैलेंस बचता है पे करो, ये पार्टनर के पास राइट है। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पसेस ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड द अदर म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू notwithstanding the dissolution so far as necessary to wind up of the affairs of the firm and to complete transaction begun but unfinished at the time of the dissolution, but not otherwise, provided that the firm is in no case bound by the act of the partner who has been adjudicated insolvent, but this provision does not affect the liability of any person who has after the adjudication represented himself or knowingly permitted himself to be represented as a partner of insolvent। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है? मेनली कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। अथॉरिटी, पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि वो पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप करा सकता है। डिसोल्यूशन तो हो ही गया, वो उसके पार्टनरशिप एसेट्स और लायबिलिटी को पे आउट करने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। अब जब एसेट्स बिक ही रहे हैं, लायबिलिटी पे आउट हो ही रही हैं, तो कैसे क्या सेटलमेंट होगा? देखो, इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ अ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स शैल सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट पार्टनर बी ऑब्जर्व। क्या? फर्स्ट, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट, बिल्कुल, out of profit, next out of capital, and lastly if necessary by partners individually। लॉसेस अगर आ गए तो पहले कैपिटल से दी जाएंगी, फिर प्रॉफिट से दी जाएंगी, मतलब पहले प्रॉफिट से दिया जाएगा, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल से दिया जाएगा, एंड अगर कुछ बच गया तो पार्टनर इंडिविजुअली लायबिलिटी को शेयर करेंगे। आगे, द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। क्या? लो जी, अगर पैसे आ गए तो पहले आप डेट्स को पे करो जो थर्ड पार्टीज को देने हैं, फिर पेइंग ईच पार्टनर रिलेटिवली विच इज ड्यू टू दी कैपिटल, जो पार्टनर ने कैपिटल के थ्रू कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसको पे करो आप। फिर तीसरा सी पॉइंट, इन पेइंग ईच पार्टनर रिलेटिव विच ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, और फोर्थ
द रेजिड्यू इफ एनी शेल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर, लास्ट में जो बचेगा तो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। ये जो वही है जो आप अकाउंट्स में करते हो, उस तरीके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, उसी तरीके से सिस्टमेटिकली हम लोग उनको लास्ट में पैसा फर्म का दे देंगे, राइट। नेक्स्ट ई पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, वेयर देयर आर जॉइंट डेट ड्यू फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो सेपरेट डेट ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। भैया एसेट्स की फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म के डेट्स पे होंगे, एंड देयर इज एनी सरप्लस देन द शेयर शैल ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट ऑफ द पेड टू दी हम। और उसके बाद जो सेपरेट डेट्स हैं उसको पेमेंट की जाएगी। पहले फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म के एसेट्स, फिर उसके बाद कोई पैसा बच गया तो पार्टनर्स की लायबिलिटी को इंडिविजुअली पे किया जाएगा। द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स एंड सरप्लस इफ एनी द पेमेंट डेट ऑफ द फर्म। क्या लिखा हुआ है, द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट, जो फर्म की सेपरेट प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर, सॉरी पार्टनर की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको हम अप्लाई करेंगे अगर पे करनी पड़ गई। फर्स्ट पेमेंट इन द सेपरेट डेट्स ऑफ सेपरेट डेट्स एंड सरप्लस इफ एनी द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द फर्म। पहले आप अपने डेट्स पे करो, फिर फर्म के डेट्स पे करो, राइट। तो ये हो गया हमारे पास पूरा डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, है ना। स्टार्टिंग से हमने देखा डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट और स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो इस पूरे लेक्चर में हमने कोशिश करी बहुत कम टाइम में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा समझने के लिए, डिसोल्यूशन का प्रोसेस पूरा समझने के लिए, डिसोल्यूशन के कंसीक्वेंसेस क्या होंगे और डिसोल्यूशन किस किस मोड में किस किस तरीके से हो सकता है। और फिर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। दिस वॉज यूनिट 3 पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसमें थोड़ा सा वॉइस इशू है, लेकिन आप 2-3 मिनट के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे तो उसकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। थोड़ा सा वॉइस इशू है, उसको कंटिन्यू करो आप, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उसका क्लास 1 का लिंक। यूनिट 3 है, यूनिट 2 मैं इसके बाद रिकॉर्ड करके उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, राइट। इस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये ICI का स्टडी मटीरियल है इंस्टीट्यूट की साइट से। चलिए ठीक, राइट, चलो, थैंक यू सो मच।